हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपके बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 पर। इसके अंदर हम आपका मेजर पेपर डीएससी 4 का जो सब्जेक्ट है यानी मानव शिक्षा, संज्ञान और स्कूली शिक्षा, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप डीयू, सोल, रेगुलर या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप डीयू, सोल, रेगुलर, एनसीवेव या अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे सबसे पहले सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलती है और सभी क्लासेस के लिंक भी आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इस वीडियो में हम आपका डिस्कस करने वाले हैं मानव शिक्षा, संज्ञान और स्कूली शिक्षा। इस पूरी सीरीज में हम यूनिट नंबर 1 को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको यूनिट नंबर 1 मिल जाएगी जिसमें हमने सभी चैप्टर को कवर किया था। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी यूनिट 2 पे बेस्ड, जिसके अंदर हम आपके चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस करेंगे। यानी आज की वीडियो हमारी यूनिट नंबर 2 पे बेस्ड है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 को और चैप्टर नंबर 3 को। देन जो नेक्स्ट पार्ट जो होगा वीडियो का, सेकंड यूनिट पे जो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, वो आपका 4 और 5 चैप्टर को उसमें हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो सीरीज रहने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सब्जेक्ट के अंदर आसानी से आपके जो मार्क्स हैं उन्हें गेन कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2 जो है आपकी, यूनिट नंबर 2 का जो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 को। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानते हैं आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो है आपका पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यानी जीन पियाजे जो थे वो आपके क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, और उन्होंने ये बताया है कि बच्चे जो है वो कैसे सोचते हैं, उनका दिमाग जो होता है वो समय के साथ किस तरीके से डेवलप होता है यानी विकसित होता है। और पियाजे के अनुसार बच्चे केवल जानकारी को याद ही नहीं करते बल्कि अपने अनुभवों को भी खुद से क्या करते हैं, अनुभव के अनुसार ही वो अपने ज्ञान का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी जो बच्चे होते हैं सिर्फ वो आपके इंफॉर्मेशन को याद ही नहीं करते बल्कि उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको भी वो क्या करते हैं, खुद से अपनी नॉलेज को बिल्डअप करते हैं एक्सपीरियंस से। तो इसलिए सीखना जो है वो आपकी एक सक्रिय प्रक्रिया होती है, यानी आपकी एक एक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें बच्चा अपना क्या करता है, बच्चे अपने आसपास की चीजों को देख के समझने की कोशिश करता है, अपने आसपास की चीजों को जानने की कोशिश करता है। तो जीन पियाजे का जो आपका संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा मैंने भी आपको बताया। यानी जो आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो कैसे होता है, जीन पियाजे ने आपको ये पूरा इसमें डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से जो बच्चे होते हैं उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो आपका मानसिक विकास से ही संबंधित है, यानी आपके मेंटल डेवलपमेंट से ही संबंधित है, जिसमें हम जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो किस तरीके से सीखते हैं नई नई चीजों को, किस तरीके से वो देखते हैं और किस तरीके से फिर वो उनको अपने ज्ञान से जोड़ना सीखते हैं। तो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो जैसे मैंने भी आपको बता ही दिया कि जीन पियाजे ने क्या कहा है कि बच्चे को सक्रिय रूप से क्या बताया, मतलब बच्चा जो होता है वो ज्ञान को अपने सक्रिय रूप से बनाता है। वो सिर्फ जानकारी को इकट्ठा नहीं करता, ग्रैंड नहीं करता, बल्कि अपने अनुभवों के आधार पे भी अपनी सोच का निर्माण करता है। ठीक है, जैसा मैंने भी आपको इंट्रो में बताया कि जीन पियाजे ने हमें क्या बताया कि जो बच्चा है वो अपने आसपास की चीजों को देख के कैसे सोचता है और उसका जो दिमाग है समय के साथ वो कैसे विकसित होता है, फिर वो अपने अनुभवों के अनुसार यानी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर वो किस तरीके से अपनी सोच का निर्माण करता है, इन्होंने हमें ये बताया है। तो अगर हम पियाजे की बात करें तो पियाजे का मानना है कि हर बच्चा जो है ना वो अपने अनुभव के आधार पर ही अपनी दुनिया को समझता है। यानी जैसा वो एक्सपीरियंस वो गेन करेगा वैसे ही वो दुनिया को समझेगा। जब बच्चा कोई नई चीज देखता है ना तो वो उसे क्या लगता है कि उसे अपने पहले ज्ञान से वो जोड़ने की कोशिश करता है और इसी प्रक्रिया में उसका जो सोचने का तरीका होता है ना वो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। यानी अगर एग्जाम्पल से समझे सिंपल भाषा में, तो पियाजे का मानना है कि जो एक छोटा बच्चा है ना वो क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सपोज दैट कोई एक छोटा बच्चा है, उसने पहली बार डॉगी को देखा यानी पहली बार कुत्ते को देखा, तो उसने क्या बोला उसको देख के कि ये क्या है, डॉगी है, कुत्ता है। ठीक है, और बाद में फिर सेम उसने बिल्ली को देखा,
डॉगी को देखने के बाद उसने बिल्ली को देखा, कैट को देखा, तो उसने क्या बोला, डॉगी कह दिया। यानी जो डॉगी था, डॉगी को उसने देखा बच्चे ने, फिर थोड़ी देर बाद ही उसने बिल्ली को देखा, लेकिन जब उसने बिल्ली को देखा तो उसने बिल्ली को क्या बोला, डॉगी बोला। क्योंकि इन दोनों के पैर कैसे होते हैं, 4 होते हैं, और धीरे धीरे फिर वो जो बच्चा होता है वो समझने लगता है। ठीक है, उसने क्या करा, बच्चे ने क्लासिफिकेशन और किस तरीके से उसका नाम दिया, मतलब कैट को डॉग क्यों बोला, क्योंकि उसको लगता है कि 4 पैर वाला जो जानवर होता है वो डॉगी ही होता है, कोई और जानवर होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने इन दोनों के 4 पैरों वाले जानवरों के आधार पे क्या करा, क्लासिफिकेशन करा। और धीरे धीरे फिर जब बच्चा अपने वातावरण में समझता है और चीजों को आसपास देखता है, तो फिर उसे क्लासिफिकेशन मतलब अलग अलग तरीके से वो पहचान सकता है कि जो कुत्ता जो है वो अलग है और बिल्ली जो है वो अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे पियाजे ने क्या बताया कि जैसे जैसे बच्चे को अनुभव होंगे वैसे वैसे वो अपनी दुनिया को समझता रहेगा। जैसे मैंने भी आपको डॉगी वाले एग्जाम्पल से समझाया कि पहले वो डॉगी को देखेगा, फिर वो बिल्ली को देखेगा तो बिल्ली को भी डॉगी बोल देगा, फिर वो अपने वातावरण में, अपने एनवायरमेंट में जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, चीजों को समझता जाएगा, फिर उसे पता चलेगा कि डॉगी में और बिल्ली में क्या डिफरेंस होता है। तो पियाजे का ऐसा मानना है कि बच्चा जो अपनी सोच का निर्माण करता है वो किससे करता है, अपने ज्ञान से ही, अपने अनुभवों से ही वो क्या करता है, निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं इनके मुख्य अवधारणाओं की। अगर हम इनके मुख्य अवधारणाओं की बात करें तो सबसे पहले पियाजे ने बताया स्कीमा। स्कीमा क्या होता है कि मानसिक ढांचा या संज्ञान, जो आपका ज्ञान होता है उसकी एक संरचना होती है। फिर इन्होंने बताया असिमिलेशन, यानी कि नई जानकारी को पुराने ढांचे में जोड़ना। फिर बताया इन्होंने एकोमोडेशन, जिसमें आपके पुराने ढांचे को नई जानकारी के अनुसार बदलना होता है। फिर होता है आपका संतुलन, यानी आपका असिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच का जो समायोजन होता है। यानी अगर इन सारे पॉइंट्स को हम सिंपल भाषा में समझे तो यहाँ पे स्कीमा का मतलब क्या है कि हमारे दिमाग में जो भी जानकारी, जो भी ढांचा बन रहा है, जो भी संरचना बन रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। यानी जो भी हमारे माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन है, जो भी जानकारी है, वो जैसे जैसे बनती है उसको हमने क्या नाम दे दिया, यहाँ पे पियाजे ने क्या नाम दे दिया कि वो क्या है, आपका स्कीमा है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा क्या करता है, बच्चा जानता है कि सभी पक्षी क्या होते हैं, उड़ते हैं। पक्षी क्या कर रहे होते हैं, उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बच्चे का स्कीमा हुआ। उसने अपनी जानकारी को क्या करा, उसकी जो जानकारी है उसके दिमाग में बनी कि जो पक्षी हैं वो उड़ते हैं, तो ये क्या हुआ, बच्चे का स्कीमा हुआ। ठीक है, जिसमें उसने अपने दिमाग में जो उसकी जानकारी बनी उसकी एक संरचना दी, उसका एक ढांचा दिया। ठीक है, और उसी के आधार पे फिर उसने बताया कि जो पक्षी हैं वो उड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, पक्षी उड़ते हैं का मतलब बच्चा जानता है कि पक्षी उड़ते हैं। तो ये जानना कहाँ से आया, उसकी जानकारी से। उसके दिमाग में जो आपकी बच्चे के दिमाग में जो सूचना बनी, जो जानकारी बनी, उसी को यहाँ पे जीन पियाजे ने स्कीमा का नाम दे दिया। अब हम बात करते हैं आइसिमुलेशन की। अगर हम आइसिमुलेशन की बात करें तो यहाँ पे पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि नई जानकारी को पुराने ढांचे में जोड़ना। तो अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझे, यानी जो आपकी नई जानकारी है उसको आप अपने पुरानी नॉलेज से जब जोड़ते हैं तो वो आपका आइसिमुलेशन कहलाता है। उदाहरण से फिर से समझते हैं कि जैसे अभी स्कीमा में मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया कि बच्चा जानता है कि पक्षी उड़ते हैं। ठीक है, अब आइसोलेशन में हम उसी एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब हर बच्चा जो है ना वो हर उड़ने वाली चीजों को क्या कह देता है, पक्षी कह देता है। ठीक है, जैसे आसमान में एरोप्लेन भी उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, तो उसको भी वो क्या कह रहा है, पक्षी कह रहा है। यानी उसने जो नई जानकारी अभी देखी, ठीक है, उसने क्या करा, नई जानकारी को अपनी पुरानी नॉलेज से जोड़ दिया, यानी स्कीमा से जोड़ दिया। बच्चा पहले से जानता था कि पक्षी उड़ते हैं, ठीक है, और फिर उसने क्या दिमाग लगाया, जब उसे नई चीज दिखी आसमान में उड़ती हुई तो उसने क्या सोचा कि ये भी पक्षी है, ये उड़ रहा है तो इसका मतलब ये भी पक्षी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका स्कीमा बना माइंड के अंदर, उसको आइसोलेशन के साथ बच्चे ने जब जोड़ा तो वो आपकी नई जानकारी पुराने ढांचे से क्या हो गई, जुड़ गई। ठीक है, यानी पुराने ज्ञान से, आपकी प्रीवियस नॉलेज से वो जुड़ गई। दैट इज कॉल्ड एसिमुलेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एकोमोडेशन की। एकोमोडेशन की अगर हम बात करें तो पुराने ढांचे को नई जानकारी के अनुसार बदलना। यानी जब कोई नई जानकारी के अनुसार हम अपने पुराने ज्ञान को बदलते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं। अब इसको भी एग्जांपल से समझते हैं, वही बच्चे वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हवाई जहाज वाला। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब बच्चा समझता है कि हवाई जहाज पक्षी नहीं है तो उसका जो स्कीमा होगा ना वो भी बदल देता है। यानी अभी तक हमने स्कीमा में क्या पढ़ा, स्कीमा में बच्चे को पता है, उसके पास नॉलेज है, जानकारी है कि जो पक्षी होते हैं वो उड़ते हैं। आइसोलेशन में क्या हुआ, उसने अपनी नई जानकारी उसे मिली, जिसमें उसने क्या देखा कि जहाज आसमान में उड़ रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है। उसने क्या बोल दिया आइसोलेशन में कि ये भी पक्षी है। क्यों आइसोलेशन में उसने बोला जहाज को कि ये पक्षी है, क्योंकि उसके स्कीमा में पहले से ये जानकारी थी। फिर एकोमोडेशन में क्या हुआ कि उसने
समझा, बच्चे ने समझा कि जो हवाई जहाज है वो पक्षी नहीं है। इससे क्या हुआ, उसका स्कीमा जो है वो भी बदल गया। ठीक है, तो ये था आपका एकोमोडेशन। अब हम बात करते हैं संतुलन की। संतुलन में क्या होता है, जो आपका आइसोलेशन होता है और जो आपका एकोमोडेशन होता है, इनके बीच का जो बैलेंस होता है ना, जो संयोजन होता है, यानी जो संतुलन होता है, ठीक है, उसको हम जानते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चे सही तरीके से समझने लगते हैं कि कौन सी चीज पक्षी है, कौन सी चीज पक्षी नहीं है। यानी अभी तक स्कीमा बना दिमाग में, उसके पास जानकारी थी, सभी पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं। ठीक है, आइसोलेशन में उसकी जो जानकारी थी, फिर उसने जहाज देखा आसमान में तो उसने सोचा कि ये भी पक्षी है। फिर एकोमोडेशन में क्या हुआ, उसने देखा कि जो जहाज होता है, हवाई जहाज जो होता है, वो पक्षी नहीं होता, तो उसकी जो स्कीमा होगा वो बदल गया। अब संतुलन में क्या हुआ कि बच्चे अब डिफरेंस पता करने लगते हैं कि कौन सी चीज जो है वो क्या है, यानी सही तरीके से समझने लगते हैं। अब संतुलन के अंदर जो आपका आइसोलेशन और एकोमोडेशन के बीच का जो संतुलन होता है, इसमें बच्चे क्या समझने लगते हैं कि कौन सी चीज पक्षी है और कौन सी चीज पक्षी नहीं है। ठीक है, तो इसी के आधार पे आपका जो संतुलन होता है वो आपका आइसोलेशन और एकोमोडेशन के बीच में संयोजन करता है। तो ये था आपकी मुख्य अवधारणा। अब हम बात करते हैं जीन पियाजे के अनुसार जो आपके डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं, यानी विकास के जो चरण है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके जो चरण है वो कौन सा है, संवेदन गति अवस्था, जो आपकी 0 से लेके 2 वर्ष की चलती है। इसमें बच्चों की जो इंद्रियां होती हैं, जो उसकी क्रियाएं होती हैं, वो इससे सीखना शुरू करता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें इन्होंने क्या बताया, जीन पियाजे ने ये बताया कि इस अवस्था में बच्चे जो होता है ना, उसकी इंद्रियां जो होती है, यानी जो उसके सेंसेस होते हैं, यानी देखना, छूना, ये सारे उसके क्या होते हैं, इंद्रियां होती हैं, यानी सेंसेस होते हैं। और इसी के हिसाब से फिर वो क्या करता है, क्रिया करना सीखता है। क्रिया यानी कि कोई भी अपना जो रिएक्शन होता है वो देना सीखता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, बच्चा जो होता है वो खिलौना मुंह में डालकर उसे समझने की कोशिश करता है कि ये चीज है क्या। ठीक है, तो ये आपका किस में आता है, 0 से 2 वर्ष की जो हमारी आयु जो होती है, जो स्टेज होता है आपका विकास का, संवेदन गति अवस्था, इसके अंदर बच्चा जो होता है अपनी इंद्रियों के अनुसार, ठीक है, अपने सेंसेस के अनुसार ही क्या सीखता है, अपना डेवलपमेंट वो कर रहा होता है, सीखता है सारी चीजें। अब हम बात करते हैं दूसरी स्टेज की, जो है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो आपकी 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक चलती है, जो है आपका प्रतीकात्मक सोच, परंतु तर्क सीमित होता है इसमें। यानी अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बच्चा क्या होता है कि सिंबल्स का उपयोग करना सीख जाता है, यानी सिंबल्स का यूज करना सीखता है। ठीक है, कैसे सीखता है, लेकिन जो उसके सिंबल्स होते हैं उससे वो सीखता तो है, उसका यूज तो करता है, लेकिन उसका तर्क सीमित नहीं होता, यानी उसका जो लॉजिक होता है वो लिमिटेड नहीं होता। एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई बच्चा है, उसको गुड़िया को असली बच्चा मान के वो क्या करने लगता है, उससे बात करने लगता है। ठीक है, कोई भी आपने देखा होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको टॉयज से बहुत प्यार होता है, टेडी बियर्स हो गया, ठीक है, और आपकी डॉल हो गई, उन्हें बहुत प्यार होता है, और उनको ना मतलब उनके साथ वो वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसा रिएक्ट उनके साथ घर में हो रहा होता है, जैसे बच्चों के साथ। ठीक है, तो बच्चे इसमें क्या कर रहे हैं, आपकी 2 वर्ष से लेके जो 7 वर्ष की आयु है ना, इसके अंदर बच्चे क्या करते हैं, सिंबल्स का उपयोग करना सीख जाते हैं, यानी आपके जो प्रतीक होते हैं उसका यूज करना सीख जाते हैं। यानी बच्चा जो है वो गुड़िया को असली मानकर उससे बातें करने लगता है, उसके साथ वैसे ही क्या करता है, रहने लगता है। तो ये आपकी कौन सी उसमें स्टेज बताई जीन पियाजे ने, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जो आपकी 2 से 7 वर्ष की है। अब हम बात करते हैं आपका तीसरी जो अवस्था उन्होंने बताई, वो थी आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो आपकी 7 वर्ष से लेके 11 वर्ष तक चलती है। इसके अंदर ठोस वस्तुओं के आधार पर ही बच्चे के अंदर तार्किक सोच का निर्माण होता है, यानी बच्चा अपना लॉजिक का यूज करना शुरू कर देता है, यानी तर्क का उपयोग करना वो शुरू कर देता है, लेकिन केवल ठोस चीजों के बारे में ही वो सोचता है। ठीक है, जैसे बच्चा समझता है कि जो पानी होता है, ठीक है, उसका जो आकार होता है बदलने में उसकी जो मात्रा होती है ना वो बदलती नहीं है। यानी बच्चे को ऐसा लगता है कि अगर आप बच्चे को एक बड़ा गिलास में आप पानी दे दो और वही मतलब सेम साइज में आप दे दो पानी उसको, ठीक है, लेकिन कोई जो गिलास है वो काफी चौड़ा है और कोई जो गिलास है वो लंबा है, लेकिन दोनों का जो क्वांटिटी है उसके अंदर पानी की वो सेम है। तो इसके अंदर बच्चा क्या कर रहा है, अपनी मूर्त सोच को क्या कर रहा है, विकसित कर रहा है। यानी पानी का आकार बदलने में उसकी मात्रा नहीं बदलती, वो ऐसी थिंकिंग करने लग गया है, सोचने लग गया है कि जो आपका जो पानी है, चाहे वो कैसी भी शेप के गिलास में हो, चाहे वो बहुत ज्यादा बड़े गिलास में हो या छोटे गिलास में हो, तो उससे उसकी जो क्वांटिटी है, यानी जो पानी की जो मात्रा है वो बदलती नहीं है। ऐसा बच्चा किसमें सोचने लग गया है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में।
ठीक है, जो आपकी 7 से 11 वर्ष में चलती है। वहीं अगर इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझे तो फॉर एग्जाम्पल कि बच्चे आजकल मैगी बहुत खाते हैं और मैगी के लेके घर के अंदर सबके मतलब लड़ाई झगड़ा होता रहता है भाई बहनों के बीच में। तो इस एज में क्या होता है कि बच्चे ना एक पार्टीशन सीख जाते हैं, यानी आप चाहे उसे बड़ी प्लेट के अंदर दो मैगी, चाहे सेम उसे छोटी प्लेट में दो, लेकिन उसको क्या लग रहा होता है, अगर आपने सेम आपके साइज की जो प्लेट्स है आपने उसमें दे दिया बच्चे को, ठीक है, मैगी दे दी, लेकिन जो एक प्लेट जो है वो उसी साइज की, लेकिन उसकी जो शेप है ना वो राउंड में बनी हुई है, गोल प्लेट है वो, ठीक है, उसके अंदर आपने दे दी, और वहीं जो दूसरी प्लेट है वो स्क्वायर टाइप में बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चा है ना वो समझ रहा है कि चाहे आपकी जो बर्तन जो है, जो प्लेट जो है उसकी शेप कैसी भी हो, लेकिन जो उसके अंदर आपका जो भी खाना है, जो भी चीज है, उसकी जो क्वांटिटी है, जो मात्राएं हैं वो बदलेगी नहीं, उतनी ही रहेगी। तो यहाँ पे बच्चों के अंदर ये जो सोच है, तार्किक सोच जो है, लॉजिक जो है, यहाँ पे उसका जो होता है विकास होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो आपकी 11 वर्ष से ऊपर तक की आयु के इसमें बच्चे आते हैं। उसके बाद है आपका इसमें क्या होता है कि अमूर्त, काल्पनिक और वैज्ञानिक सोच इसके अंदर बच्चे में डेवलप हो जाती है, यानी बच्चा एब्स्ट्रैक्ट चीजों को क्या करने लगता है, सोचने लगता है, उसकी जो तार्किक सोच जो है वो क्या होने लगती है, डेवलप होने लगती है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई भी बच्चा है वो अपने फ्यूचर में जो भी उसकी प्लानिंग होती है, उसकी जो भी समस्याएं होती है, मतलब वो अपने तक ही वो सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, इस एज में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ दोस्तों में या कोई भी किसी से, किसी ने कुछ को उल्टा बोल दिया, तो बच्चे अपनी जो लड़ाई झगड़ा जो होते हैं ना, आपस की जो वार्तालाप होती है, जो बातचीत होती है, वो यहाँ पे खुद से ही सॉर्ट आउट करने लग जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उनकी जो काल्पनिक सोच जो है, यानी इमेजिनेशन जो है उनका, वो भी डेवलप होने लगता है। तो अब हम बात करते हैं आपके इसके शैक्षिक महत्व की। इस यूनिट के जो चैप्टर नंबर 1 है उसके हम शैक्षिक महत्व की बात करते हैं। तो पियाजे का सिद्धांत हमें ये बताता है कि शिक्षण बच्चे की विकास अवस्था के अनुसार होना चाहिए। शिक्षक को ऐसे अनुभव देने चाहिए जो बच्चे की सक्रिय भागीदारी को क्या करे, बढ़ाए। यानी पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास अभी हमने समझा, ये हमें ये समझने में मदद करता है कि जो बच्चों की जो सोच है वो उम्र के साथ कैसे बदलती रहती है। और ये सिद्धांत हमें साथ में ये भी बताता है कि ये जो आपकी एजुकेशन का जो सेक्टर है, यानी एजुकेशन का जो एरिया है, क्षेत्र है, इसमें भी आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, संज्ञानात्मक विकास जो है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जो आपके शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं और जो आपके माता पिता होते हैं, उनके स्तर को क्या करते हैं इसमें हम बताते हैं। यानी हमें जो आपका संज्ञानात्मक विकास जो है ना, वो शिक्षक को और माता पिता को भी मदद कर रहा है कि बच्चे का जो स्तर है वो कैसा है, बच्चा कैसे सीख रहा है, ठीक है। तो अगर हम छोटे से कंक्लूजन को देखें, तो अगर एक बच्चा छोटी सी गलती करता है, ठीक है, छोटा बच्चा है, अगर वो गलती कर रहा है तो उसे डांटने की बजाय हमें समझाना चाहिए, ठीक है, उसे हमें समझाना चाहिए कि वह अभी सीखने की प्रक्रिया में होता है और उसका दिमाग जो हो रहा होता है वो डेवलप हो रहा होता है। आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि कई घरों में क्या होता है कि बच्चों से अगर कोई भी चीज है वो टूट गई या खराब हो गई, तो माता पिता क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों पे चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, पनिशमेंट दे देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ? क्योंकि जो उनका डेवलपमेंट जो हो रहा होता है ना, दिमाग जो होता है ना उनका, वो विकसित हो रहा होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है, और जो उनकी जो सीखने की जो प्रक्रिया है, यानी जो उनका लर्निंग प्रोसेस है, वो भी अभी चल रहा होता है। तो इसीलिए हमें उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, उन्हें आसानी से समझाना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसको हमने जाना। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है आपका चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे दूसरे हमारे फिलोसोफर जो है आपके, उनके बारे में। अगर हम बात करें बंडूरा के बारे में, अगर हम बात करें तो ये भी आपके क्या है, फिलोसोफर है। बंडूरा का पूरा नाम जो है वो है आपका अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा इनका पूरा नाम है। इन्होंने क्या करा है कि सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में इन्होंने गणित का अवलोकन और उसका अधिगम किस तरीके से करता है बच्चा, ये बताया है। यानी इन्होंने क्या बताया अल्बर्ट बंडूरा ने, कि जो व्यक्ति है वो अपने अनुभवों से नहीं करता, अपने अनुभवों से ही नहीं सीखता, बल्कि वो दूसरों को देख के भी सीखता है। यानी अवलोकन मीन्स कि ऑब्जर्वेशनल जो आपकी लर्निंग होती है, अवलोकन अधिगम का मतलब यहाँ पे है आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, यानी दूसरों को देख के सीखना।
खास करके जब आपके मैथ्स जैसा जो आपका सब्जेक्ट है, गणित जैसे विषय में अक्सर जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने टीचर्स को देख के और अपने फ्रेंड्स को देख के जितनी भी मैथमेटिकल आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, सम्स होते हैं, उनको देखकर क्या करते हैं, उनको देखकर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, तो बंडूरा ने यही बताया है कि सामाजिक संज्ञानात्मक विकास में बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, वो सिर्फ उनके अनुभवों से नहीं होता। अभी तक पियाजे ने क्या बताया कि वो बच्चा जैसे वातावरण में रहेगा, जैसे अनुभव करेगा, वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट होता रहेगा। अब बंडूरा क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में क्या बोला इन्होंने कि जो बच्चा है वो अपने सामाजिक संज्ञानात्मक विकास में गणित अवलोकन अधिगम को सीखता है। ठीक है, यानी दूसरों को देख के वो क्या करता है, सीखता है। ठीक है, इसके अंदर उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता बल्कि वो मॉडलिंग और अवलोकन से भी होता है। यानी इनका सिद्धांत क्या बताता है, अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति है वो दूसरों को देखकर ही सीखता है, और ये सीखना केवल प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं होता बल्कि मॉडलिंग और अवलोकन से भी होता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं अब इनके सिद्धांत को। तो अगर हम बात करें अवलोकन अधिगम की, जैसा मैंने भी आपको बताया, जब कोई स्टूडेंट है या जब कोई स्टूडेंट अपना टीचर को देख के, सहपाठी यानी अपने फ्रेंड्स को देख के क्या करता है, अपने मैथ्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको समझ के उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, ये आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहलाता है, यानी अवलोकन अधिगम आपका ये कहलाता है। अब हम बात करते हैं गणित में उपयोग इसका किस तरीके से होता है। तो अगर हम गणित में उपयोग की बात करें तो यहाँ पे बच्चे किस तरीके से सीखते हैं मैथमेटिक्स को, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एबेकस लिए हुए हैं जिसको बच्चे क्या कर रहे हैं, काउंट करना सीख रहे हैं। ठीक है, काउंटिंग सीख रहे हैं, एड ऑन करना सीख रहे हैं, माइनस सीख रहे हैं एबेकस पे, तो इमेज में आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसमें मैथ्स में इसका उपयोग कैसा है, यानी एप्लीकेशन इन मैथमेटिक्स। बंडूरा का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स है, वो क्या है। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो उदाहरण देखकर सूत्र समझाना, यानी जब कोई स्टूडेंट है, जब हम उसे कोई उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, तो उन्हें जो आपके फॉर्मूलाज जो होते हैं ना, जो सूत्र जो होते हैं, उन्हें वो समझ में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे अब कोई टीचर है, वो एरिया का फॉर्मूला सिखा रहा है, तो उसके साथ साथ वो एग्जाम्पल भी देते हैं, तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है कि उदाहरण देखकर समझाना, यानी कि आपका एग्जाम्पल के साथ साथ आपको फॉर्मूले के साथ साथ भी समझाना, इससे बच्चे आसानी से मैथमेटिक्स को समझते हैं। उसके बाद है चरणबद्ध समाधान को अपनाना, यानी कोई भी स्टूडेंट समस्या को जब स्टेप बाय स्टेप हल करना सीखता है, यानी चरणबद्ध तरीके से सॉल्व करना, उसका समाधान निकालना सीखता है, तो वही आपका क्या कहलाता है, चरणबद्ध समाधान कहलाता है। एग्जाम्पल से समझे तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, एडिशन सीखते हैं, एडिशन के बाद फिर क्या सीखते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, और यही आपका जो सीक्वेंस है, यही जो आपका स्टेप है, ऐसे ही आपके जो कर्म होते हैं ना, क्रम जो होते हैं, ऐसे ही क्रम को देखकर जो स्टूडेंट होते हैं वो भी यही प्रोसेस अपनाते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। इसी तरीके से आपका जो क्रम होता है वो चलता रहता है समाधान का। ठीक है, अब हम बात करते हैं त्रुटियों से सीखना। त्रुटि का मीन यहाँ पे है कि आपकी जो गलतियां होती हैं उनसे बच्चे जो होते हैं किस तरीके से सीखते हैं, यानी दूसरों की गलती देखकर भी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कई बार सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, जब कोई भी स्टूडेंट है, सपोज दैट वो अगर बोर्ड पे कोई भी सम सॉल्व कर रहा है, उसमें गलती कर रहा है, और शिक्षक यानी जो आपकी टीचर है उसे सुधार करने के लिए बोलते हैं, तो बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उस गलती को दोहराने से बचते हैं। यानी कोई स्टूडेंट ने किसी टीचर ने बोर्ड पे किसी स्टूडेंट से कोई सम जो है वो सॉल्व कराया और उस स्टूडेंट ने उसको गलत कर दिया। ठीक है, तो टीचर ने जब उसमें सुधार कराया, वहीं उस स्टूडेंट से बोला कि इसे ठीक से सॉल्व करो, टीचर ने जब उसे बताया कि कैसे प्रोसेस से ये ठीक होगा, कैसे आपका सॉल्व होगा क्वेश्चन, तो चांसेस यहाँ पे क्या होते हैं कि जो पूरी क्लास होती है ना, जो बाकी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये गलती करने से बच जाते हैं, यानी उनको भी कॉन्सेप्ट साथ में क्लियर हो जाता है उस स्टूडेंट के साथ साथ। तो यहाँ पे बच्चे क्या हो रहे हैं, गलतियों से सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका आत्मविश्वास विकसित करना। अगर हम आत्मविश्वास की बात करें तो दूसरों को जब हम बच्चे देखते हैं, स्टूडेंट्स देखते हैं कि सफल होते हुए देख रहे हैं, तो उनके अंदर भी क्या होता है, एक आत्मविश्वास डेवलप होता है, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप होता है। जब कोई कमजोर स्टूडेंट है वो अपने दोस्तों से क्या करता है, सपोज दैट कोई प्रॉब्लम सॉल्व कराता है, कोई आपकी इक्वेशन को सॉल्व कराता है, कोई सवाल सॉल्व कराता है, तो उसको लगता है कि वो भी कर लेगा, वो भी ये कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, पनपता है, विकसित होता है। तो ये था आपका गणित में उपयोग किस तरीके से होता है, बंडूरा का जो सिद्धांत उन्होंने बताया। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4 आवश्यक प्रक्रियाएं।
अब बंडूरा ने भी अलग अलग 4 आवश्यक प्रक्रियाएं बताई हैं, यानी आपके 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हम अभी तक पढ़ रहे हैं कि अवलोकन अधिगम पढ़ रहे हैं, अवलोकन अधिगम, ठीक है। अब अवलोकन अधिगम यानी ऑब्जर्वेशन के थ्रू बच्चे यहाँ पे कैसे सीख रहे हैं, दूसरों को देख के कैसे सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बंडूरा का जो आपका अवलोकन अधिगम है, यानी आपका ऑब्जर्वेशनल जो लर्निंग है उसको समझ रहे हैं। तो अब इन्होंने भी उसके 4 प्रोसेस बताए हैं। सबसे पहला क्या बताया है, ध्यान, ठीक है। अगर हम ध्यान की बात करें तो मॉडल पर ध्यान देना, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि सीखने से पहले ध्यान देना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? बच्चा जब ध्यान से सुनेगा, समझेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई स्टूडेंट है, वो टीचर की बात को ध्यान से सुन रहा है, समझ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सीख रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें वही आपके दूसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्मरण। स्मरण की बात करें तो इसमें क्या होता है, मेमोरी। स्मरण मीन्स मेमोरी भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, देखी गई प्रक्रियाओं को याद करना होता है। यानी जो टीचर्स स्कूल में बच्चों को कोई भी चीज दिखाते हैं, यानी कि प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे होते हैं ना, उनको टीचिंग मेथड के थ्रू पढ़ाया जाता है, ठीक है। और टीचिंग लर्निंग के आपके कुछ ऐसे कुछ वो बनाए जाते हैं मटेरियल, हाँ, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बनाए जाते हैं, जिसमें आपके फ्लैश कार्ड हो गए हैं, पजल्स हो गई हैं, ठीक है, और पपेट हो गए हैं। इन सब का जो टीचर्स जो होते हैं ना, वो यूज करते हैं ताकि जो बच्चे की जो स्मरण शक्ति है ना, यानी जो उसकी मेमोरी है, वो ज्यादा समय तक बनी रहे। यानी अगर कोई टीचर आपका सब्ट्रैक्शन सिखा रहा है, ठीक है, या कोई स्टोरी भी पढ़ा रहा है, अगर कोई टीचर है वो स्टोरी पढ़ा रहा है, तो उस स्टोरी को यानी उस कहानी को वो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या कर रहा है, पपेट का यूज कर रहा है। पपेट मीन्स कि कोई भी स्टोरी है वो सिर्फ उसे पढ़ के रीड करके ही नहीं बता रहा बुक में से। ऐसे क्या होगा कि प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे होते हैं ना, वो बोर हो जाते हैं, वो ज्यादा समय तक नहीं सुन पाते। लेक्चर मेथड से उन्हें नहीं पढ़ाया जाता, उन्हें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दी जाती है, जिसमें जो उनकी स्मरण शक्ति है वो ज्यादा लंबे समय तक बनी रहे। तो यहाँ पे अगर कोई टीचर स्टोरी पढ़ा रहा है, कहानी पढ़ा रहा है, तो इसके अंदर वो क्या यूज कर रहा है, आपका जो लर्निंग मटेरियल है, टीचिंग मटेरियल जो है आपका, उसका वो यूज कर रहा है। यहाँ पे वो कोई फ्लैश कार्ड को भी यूज कर सकता है, ठीक है, या फिर कोई आपके हैंड पपेट को भी यूज कर सकता है, या फिर वो किसी फेस मार्क्स को भी यूज कर सकता है। सपोज दैट चूहे और शेर की कहानी है, अगर बच्चों को ये कहानी याद करानी है प्राइमरी लेवल पे, तो टीचर क्या करेगा, जो आपके जो फेस मार्क्स है, यानी चूहे का फेस मार्क्स और शेर का जो फेस मार्क्स है, उनको लगाकर अगर वो ये कहानी पढ़ाता है, बताता है पूरी स्टोरी को, तो बच्चों की जो स्मरण शक्ति है ना, वो बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी। उन्हें याद रहेगा कि हाँ, हमने ये प्रक्रिया देखी थी, इस प्रोसेस को देखा था, ये वाली स्टोरी में मैम ने इस तरीके से बताया था। तो इससे क्या होता है, जो उनकी जो प्रक्रिया होती है ना, पूरी स्मरण शक्ति जो होती है, वो उन्हें बहुत अच्छे से याद रहती है। यानी स्टूडेंट्स को, जो भी बच्चे होते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं, उन्हें सब फिर आसानी से याद रहने लगता है। उसके बाद है आपका पूर्ण पूर्ण उत्पादन, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्यवहार को दोहराना होता है, जैसे सीखी हुई चीजों को दोहराना। यानी सपोज दैट आपने देखा होगा प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे होते हैं, उनको ना क्या करा जाता है, उनको रिपीटिंग मेथड से पढ़ाया जाता है। यानी किस तरीके से रिपीट कराया जाता है कि आपने देखा होगा कभी, आपका कोई छोटा बहन भाई होगा, या आपने कभी देखा होगा प्ले स्कूल्स में ना, बच्चों को ना जो पोएम्स होती हैं, वो टीचर कैसे सिखाती हैं। पहले टीचर वो 2 लाइंस खुद बोलती हैं पोएम की, उसके बाद बच्चों को बोलती हैं कि आप रिपीट करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्यवहार को दोहराया जा रहा है। जैसा टीचर व्यवहार कर रहा है, जैसी वो पोएम बोल रहा है, जैसे वो काउंटिंग सिखा रहा है, वैसे ही बच्चों को भी उसको दोहराना है। इससे क्या हो रहा है कि बच्चा जो है ना, वो जल्दी सीख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है, सीखी हुई चीजों को वो दोबारा से दोहरा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रेरणा की। प्रेरणा की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रेरणा का मीनिंग है आपका मोटिवेशन, यानी कार्य करने की इच्छा होना। अगर हम इसकी बात करें तो सीखने की इच्छा बच्चों के अंदर जागृत करना, बच्चों के अंदर जो काम करने की जो इच्छा है, उत्साह है, एक्साइटमेंट जो है, बच्चों के अंदर डेवलप करना। और इसके लिए, मोटिवेशन के लिए, प्रेरणा के लिए बच्चों को ना आपको टाइम टाइम पे अप्रिशिएट करना पड़ता है ठीक है, बच्चों को अप्रिशिएट करना पड़ता है। जो प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं ना, उनको आपको टाइम टू टाइम अप्रिशिएट करना पड़ता है, अप्रिशिएशन देना पड़ता है। सपोज दैट अगर उन्होंने अच्छे से कलरिंग करके दिखाई, प्राइमरी लेवल का कोई बच्चा है, ठीक है, प्ले ग्रुप का या नर्सरी का या एलकेजी यूकेजी समझ लीजिए, अगर उसने अच्छे से कलरिंग करके दिखाई, तो आप उसे क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। या तो आप उसे
कोई ग्रेड दे सकते हैं, ठीक है, या तो आप उसे स्टार दे सकते हैं उसकी ड्राइंग पे, ठीक है, या तो आप उसको स्पेशल फील करा सकते हैं क्लासरूम के अंदर, सभी बच्चों से क्लैप करा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर की जो मोटिवेशन जो होगा ना, जो प्रेरणा होगी काम को लेके, वो आगे भी और इसी तरीके से क्या करेगा, अपने काम को करने की कोशिश करेगा कि हाँ मैंने ये वाला काम करके दिखाया, मुझे इससे अच्छा लगा, ठीक है, मैम ने मेरे लिए क्लैपिंग कराई या मेरे को स्टार दिया, ठीक है, या मेरे को टॉफी दी या अच्छे नंबर दिए। तो इससे क्या होता है ना, बच्चे के अंदर जो मोटिवेशन जो होता है ना किसी भी काम को लेके, पढ़ाई को लेके, वो और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। वो सोचता है कि मैं दोबारा से इसी तरीके से जो है अपना काम करूं, अपनी परफॉर्मेंस ऐसे ही दूं और मुझे अच्छे नंबर्स मिल सकते हैं और मुझे स्टार मिल सकता है, हो सकता है अगली बार मुझे चॉकलेट मिले। तो प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं ना आपके, उन्हें अप्रिशिएशन देना यानी अप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी उनके अंदर जो काम करने की जो इच्छा होती है ना वो जगती है। वरना आप देख लो कि कई बच्चे ऐसे होते हैं, अगर आपने अप्रिशिएट नहीं करा तो वो सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेरणा का भी जो रोल है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर हम इस यूनिट का जो चैप्टर नंबर 2 है, अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें, तो यहाँ पे बंडूरा ने क्या करा है कि सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत को हमें बताया है। और ये जो सिद्धांत है ना आपका, वो सिर्फ और सिर्फ आपके किताबों से और आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, यानी आपके जो व्यक्तिगत अनुभव है उनसे नहीं होता, बल्कि दूसरों को भी देखकर होता है। यानी जैसा मैंने अभी तक आपको बताया, अवलोकन अधिगम यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो होती है, जिसमें बच्चे दूसरों को देख के सीखते हैं, वो भी इसका शामिल होता है। और मैथ्स जैसे आपके जो भी विषय होते हैं, जो भी सब्जेक्ट होते हैं, ये सिद्धांत आपका उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। जैसे बच्चे, मैंने अभी बताया कि अगर कोई बच्चा है वो किसी दूसरे कमजोर बच्चे को जो मैथ्स में कमजोर है उसको देख के उसको प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए देख रहा है, तो उसके अंदर भी क्या एक प्रेरणा मिल रही है कि वो भी ये कर सकता है। तो जैसे आपके जो विषय होते हैं ना, कठिन विषय जो होते हैं, मैथ्स है, ठीक है, ईवीएस है, इन सारे विषयों के अंदर हमारा जो अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है, वो ये बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। क्योंकि जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम आसानी से एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हैं पूरे प्रोसेस को, ठीक है। तो अगर हम एक रियल लाइफ के कंक्लूजन की बात करें, ठीक है, आसानी से समझे इसको भी, तो जैसे कोई भी क्लासरूम के अंदर कोई टीचर है, उसे किसी भी मतलब जो टीचर है वो पूरी क्लास को अच्छे से समझाते हैं और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अगर किसी को कोई सम नहीं आ रहा सॉल्व करना, तो वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो इससे पूरी क्लास का जो सीखने का जो स्तर होगा ना, जो लर्निंग का जो आपका, हम कह सकते हैं लर्निंग की जो स्टेज होगी, वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है, और भी ज्यादा हम अच्छी बना सकते हैं। तो ये था आपका अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब हम बढ़ते हैं आपकी यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 3 पर, ठीक है, जो है आपका सूचना पर प्रसंस्करण दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम की अवधारणा। यानी अगर हम बात करें इसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जिसको हम बोलते हैं सूचना प्रसंस्करण, यानी कि आपका इंफॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग होती है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इसमें जो आपका जो ह्यूमन का जो ब्रेन जो होता है ना, वो एक कंप्यूटर की तरह माना गया है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे जो आपका ब्रेन है उसे हमने क्या माना है, कंप्यूटर की तरह माना है। जैसे कंप्यूटर के अंदर सारी इंफॉर्मेशन इनपुट होती है, फिर वो प्रोसेस करता है, फिर स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पे उसे बाहर निकालता है, उसी तरीके से आपका जो ब्रेन होता है वो भी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, संग्रहण करता है, संग्रहित करता है और पुनः प्राप्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आपका मानव मस्तिष्क के बारे में, वो किस तरीके से कार्य करता है, जानकारी को संग्रहण करता है, संग्रहित करता है और पुनः प्राप्त उसे हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके एग्जाम्पल की। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जब आप कोई अपना नया फोन नंबर लेते हैं, ठीक है, नया फोन नंबर लेते हैं तो उसे क्या करते हैं आप, उसके अंदर सारी चीजों को मतलब सेव करके रखते हैं। या सपोज दैट दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, जब कोई नया फोन नंबर आपके पास आता है, ठीक है, तो अगर किसी नए नंबर से आपके पास फोन आ रहा है तो आप उसे क्या करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, थोड़ी देर तक, फिर उसे क्या करते हैं, फिर उसे याद रखते हैं कि किससे आपने क्या बात करी, ठीक है, और जरूरत पड़ने पर फिर उसे डायल कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपका एग्जाम्पल है। यानी आपका जो ह्यूमन ब्रेन है लाइक का कंप्यूटर की तरह वो वर्क करता है, जिसमें आपकी जानकारियों को संग्रहण किया जाता है, संग्रहित किया जाता है और फिर से उसे दोबारा से हम जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इसके प्रमुख चरणों की। तो पहला चरण जो है आपका वो है संवेदात्मक स्मृति। यानी संवेदात्मक स्मृति का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि थोड़ी देर के लिए जानकारी को रखना। अब इसमें क्या होता है, ये जो आपकी संवेगात्मक जो आपकी स्मृति होती है, इसका मीनिंग होता है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी यानी
ये जो आपकी मेमोरी होती है ना, वो बहुत कम समय के लिए होती है, जिसमें हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वो बस कुछ ही सेकंड तक हमारे माइंड में रहता है। ठीक है, जैसे किसी ने आपका जो नाम है वो पुकारा, ठीक है, किसी ने आपका नाम पुकारा तो आपने उसे तुरंत उसकी ओर देखा, तो ये क्या हुआ, आपका सेंसरी मेमोरी हुआ, यानी संवेदात्मक स्मृति हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अल्पकालिक स्मृति, जिसमें आपकी सीमित समय के लिए ही जानकारी को रखना पड़ता है, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है आपकी, इसमें आपकी जो जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन जो होती है, वो थोड़े ही समय के लिए, यानी कुछ ही सेकंड या मिनट तक रहती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, आप किसी का फोन नंबर थोड़ी देर के लिए याद रखते हैं, ठीक है, जब तक उसे लिख ना ले तब तक वो फोन नंबर आपको याद रहेगा, उसके बाद आप वो उस फोन नंबर को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो अल्पकालिक स्मृति है, यानी आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ठीक है, वो यहाँ पे ये कहलाती है। ठीक है, जो सीमित समय के लिए जानकारी आपको रखने में मदद करती है। उसके बाद है आपका दीर्घकालिक स्मृति। इसमें क्या होता है, लंबे समय तक जानकारी को आप संग्रहित करके अपने पास रख सकते हैं। यानी अगर हम इसकी बात करें, दीर्घकालिक स्मृति की बात करें, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसमें क्या होता है, आपकी जो जानकारी होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो लंबे समय तक संग्रहित हो जाती है, स्टोर हो जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपका नाम हो गया, आपको पता है आपका नाम क्या है, लंबे समय तक आपको याद रहता है। आपके घर का एड्रेस हो गया, घर का पता, ठीक है, आपको पता है कि आपके घर का एड्रेस क्या है, आपको लंबे समय तक याद है। आपको अपने बचपन की जो यादें होती हैं, जो मेमोरीज होती हैं आपके चाइल्डहुड की, वो भी आपकी किसके अंतर्गत आती है, आपकी दीर्घकालिक स्मृति में आती है, यानी लॉन्ग टर्म मेमोरीज के अंदर आती है। तो अब हम बात करते हैं पुनः स्मरण की। अगर हम पुनः स्मरण की बात करें, तो पुनः स्मरण जो होता है आपका, वो क्या होता है कि आपका जो आवश्यक समय है उस पे ही ये जानकारी निकालता है। यानी इसके अंदर क्या होता है, पुनः स्मरण में आपका रिकॉल मेथड जो होता है मेमोरी का, ठीक है, जब जरूरत पड़ती है तब आपका दिमाग उसमें के क्या करता है, उसमें से जानकारी निकालता है, आपको दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एग्जाम में अपनी जो भी आप एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, जो भी चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है, फिर उसे याद रखते हैं, फिर आप अपना एग्जाम याद रख के जब उसको देने जाते हैं, जो भी आपने पढ़े होते हैं चैप्टर, उनको याद करके जब आप अपना एग्जाम देने जाते हैं, तो एग्जाम दे के उसको लिख कर आ जाते हैं, तो उसके बाद आपकी जो ये मेमोरी होती है वो क्या होती है, हट जाती है आपके माइंड में से। यानी पुनः स्मरण मतलब रिकॉल करना, जितनी जरूरत है जानकारी की, उतनी जानकारी को आवश्यक समय पे निकालना ही आपका पुनः स्मरण यानी रिकॉल कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं आपके सीखने की प्रक्रिया की। सीखने की अगर प्रक्रिया की बात करें, तो यहाँ पे ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। सीखने की प्रक्रिया क्या होती है कि सीखना तभी प्रभावी होता है जब नई जानकारी ध्यान से ग्रहण की जाए, पहले के ज्ञान से जोड़ी जाए, अभ्यास द्वारा स्मृति में संग्रहित हो और आवश्यकता पर ही वो क्या हो, वापस से प्राप्त की जाए। यानी हम जब नई जानकारी पर ध्यान देते हैं, ठीक है, जैसा यहाँ पे इस पॉइंट में बताया है कि नई जानकारी पर ध्यान से उसको जब हम ग्रहण करते हैं, यानी जब कोई भी नई इंफॉर्मेशन होती है, जब उसे हम अटेंशनली क्या करते हैं, सुनते हैं, ध्यान देते हैं, उसके बाद आपका क्या बोला है, पहले के ज्ञान से जोड़ी जाए। पहले के ज्ञान से जोड़ी जाए यानी कि हम उसको जब लिंकिंग कर रहे हैं आपकी प्रीवियस नॉलेज से, ठीक है, जोड़ रहे हैं, तो भी आपकी जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो बहुत ज्यादा कैसी हो जाती है, और भी ज्यादा प्रभावी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है आपका अभ्यास द्वारा स्मृति में संग्रहित हो, यानी कि बार बार आपकी प्रैक्टिस इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी चीज को सीखने के लिए, और जरूरत पड़ने पर यानी कि आवश्यकता पड़ने पर वापस से हम इसको प्राप्त कर सके, यानी रिकॉल हम इसको कर पाते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जब आप मैथ्स का कोई भी नया चैप्टर पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसमें टीचर की बात सुनते हैं, समझते हैं कि वो किस फॉर्मूले से उस चैप्टर को पढ़ा रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, फिर आप क्या करते हैं, उस पुराने कॉन्सेप्ट को, मतलब जो आपने नया कॉन्सेप्ट सीखा है उसे पुराने कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं। ठीक है, फिर घर जाके उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर वही एग्जाम के लिए याद करके लिखते हैं। तो ये क्या हुआ, आपके सीखने की प्रक्रिया हुई। ठीक है, और भी ज्यादा आप अपने प्रभावी बना रहे हैं सीखने की प्रक्रिया को, यानी सबसे पहले अटेंशन दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, फिर प्रीवियस जो आपकी नॉलेज है, पुरानी जो नॉलेज है, उससे आप लिंक कर रहे हैं, फिर बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं यानी अभ्यास कर रहे हैं, और उसके बाद रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके शैक्षिक महत्व की बात करें, तो शैक्षिक महत्व आपका क्या कहता है कि ये दृष्टिकोण बताता है कि दोहराव, संगठन, संकेत, अर्थपूर्ण अधिगम और स्मरण रणनीतियां सीखने को क्या करती हैं, आपके बेहतर बनाती हैं। यानी अगर हम इसे सरल भाषा में समझे, सिंपल लैंग्वेज में समझे, तो ये क्या कहता है, आपका शैक्षिक महत्व क्या कहता है कि जो भी अभी तक हमने पढ़ा, सूचना प्रसंस्करण जो अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है, सूचना प्रसंस्करण का जो सिद्धांत था, दृष्टिकोण जो था, इसको हमने पढ़ा, यानी इंफॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग है, इसको हमने जब पढ़ा तो हमने ये जाना कि जो हमारा दिमाग है ना, वो किस तरीके से काम कर रहा है।
किस तरीके से हम नई चीज़ों को सीख रहे हैं। और ये जो आपका प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है, आपका एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये इसकी होती है, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है आपकी शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आप अपने सीखने के तरीके को और किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से अपने ध्यान को, अभ्यास को और सही तरीके से आप अपनी जानकारी को किस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं, और ये स्टोर करना कितना ज़रूरी होता है। ये पूरा आपका जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 का, ये आपको पूरा यही बताता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल से समझे कोई स्टूडेंट है, वो केवल पढ़ के छोड़ देता है, तो उसे वो क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट वो बहुत जल्दी भूल जाएगा। लेकिन वहीं अगर दूसरा स्टूडेंट उसे समझकर, दोहराकर, प्रैक्टिस करके पढ़ता है, तो लंबे समय तक उसको वो कॉन्सेप्ट जो होता है वो याद रहता है। ठीक है, आसानी से वो नहीं भूलता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी यूनिट नंबर 2, जिसके सभी कॉन्सेप्ट को, सभी चैप्टर को, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को हमने आज कवर करा। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 और 3 को हमने डिस्कस करा। आई होप कि आपको जितने भी, सभी जो मैंने अभी तक जितने भी आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करे हैं सभी टॉपिक्स, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए है, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो करके पूछ सकते हैं आपके जो भी डाउट्स हैं। और डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई यूनिट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी यूनिट के नेक्स्ट जो आपके चैप्टर नंबर 4 है और 5 है, उसको हम डिस्कस करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।